नमस्कार। आइए चर्चा करते हैं ब्लड से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं एवं इनकी भूमिका पर, जो न केवल मानव जीवन के लिए बल्कि परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों में से एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। इसके पहले एपिसोड में हम पढ़ चुके हैं रक्त एक संयोजी ऊतक है, कनेक्टिव टिश्यू है, जो कि रक्त वाहिनियों द्वारा, ब्लड वेसल्स द्वारा शरीर के विभिन्न अंगों में लगातार बहता रहता है। अब पूरे शरीर में रक्त आखिर परिवहन कैसे करता है और कौन कौन से मार्ग से होकर, ये सब हम जब हार्ट पढ़ेंगे, हृदय जब पढ़ेंगे तो वहाँ पे एक फैक्ट को समझेंगे। अभी यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, उस पर फोकस करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न यही है कि ब्लड का अध्ययन क्या कहलाता है। तो ब्लड का अध्ययन हिमेटोलॉजी कहलाता है। दूसरा, ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है, ब्लड एक संयोजी तरल संयोजी ऊतक है। अब ब्लड का पीएच कितना होता है, तो इसका आंसर है ब्लड का पीएच होता है 7.4। अक्सर ये एग्जाम में पूछा जाता है और ये एक सामान्य जानकारी है कि एक वयस्क मनुष्य में औसतन कितना ब्लड पाया जाता है, 5 से 6 लीटर रक्त पाया जाता है सब में, एक सामान्य मनुष्य में। और महिलाओं में पुरुषों की तुलना में आधा लीटर रक्त जो है, ब्लड जो है वो कम पाया जाता है। चलिए अब क्लासिफिकेशन देखते हैं कि ब्लड के अंदर क्या क्या होता है, आखिर क्या क्या कंपोजिशन जो है वो ब्लड के अंदर पाया जाता है। तो देखिए यहाँ पे रक्त में 2 प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं। कौन कौन से? प्लाज्मा और रुधिराणु। प्लाज्मा कितना होता है? 60% ज़्यादा होता है और रुधिराणु जो होता है ये 40% होता है। रुधिराणु का मतलब, रुधिर मीन्स रक्त, अणु मीन्स कण या पार्टिकल्स जो है, रुधिराणु जो कह रहा है। ये जो रुधिराणु होते हैं ये ब्लड सेल्स होती हैं। मतलब आरबीसी का नाम सुना होगा आपने, डब्ल्यूबीसी का नाम सुना होगा आपने, प्लेटलेट्स का नाम सुना होगा। तो ये रुधिराणु होते हैं 40% ब्लड में। और ब्लड का जो कंपोजिशन है, मतलब ब्लड खून जो है, रक्त जो है शरीर में बह रहा है, ये किन किन चीजों से मिलकर, किन किन पदार्थों से मिलकर बना है, तो वो 2 पदार्थ कौन कौन से हैं? प्लाज्मा और रुधिराणु। अब देखिए यहाँ पे ब्लड के अंदर जो कंपोजिशन है वो 2 प्रकार से होता है, लिक्विड फॉर्म में और सॉलिड फॉर्म में। ब्लड लिक्विड जैसा दिखता है, तरल दिखता है, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना हुआ कि पूरा कंपोजिशन जो ब्लड के अंदर है वो लिक्विड फॉर्म में ही होगा। फॉर एग्जाम्पल यदि आप चाय ले लेंगे तो चाय बनने के बाद जब हम उसे छानते हैं तो वो लिक्विड फॉर्म में रहती है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना कि चाय जो बनी है तो वो सिर्फ दूध और पानी से ही मिलकर बनी है। उसके अंदर चाय पत्ती भी होती है, उसके अंदर शक्कर भी होती है जो कि सॉलिड फॉर्म में होती है, ठोस अवस्था में होती है, ठोस पदार्थ है। शक्कर भी ठोस है और चाय पत्ती भी ठोस है, लेकिन जब चाय बनती है वो तरल फॉर्म में होती है, वो लिक्विड फॉर्म में होती है। सेम उसी प्रकार ब्लड जो है वो हमको लिक्विड फॉर्म में दिखता है, लेकिन वो सिर्फ लिक्विड फॉर्म में उसका कंपोजिशन नहीं होता है, उसके अंदर सॉलिड्स भी पाए जाते हैं और लिक्विड भी होता है। तो लिक्विड में प्लाज्मा हो गया और सॉलिड जो है वो आपकी ब्लड सेल्स होती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। ब्लड जो है चिपचिपा सा गाढ़ा लाल रंग का द्रव है। ब्लड के कंपोजिशन में प्लाज्मा एंड रुधिराणु दोनों की इम्पोर्टेंस है, ठीक उसी प्रकार जैसे चाय में चाय पत्ती का महत्व होता है। बिना चाय पत्ती की चाय बन नहीं सकती। तो यहाँ पे समझिए आप, चाय पत्ती मतलब रुधिराणु हुआ, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स, और चाय में दूध और पानी और शक्कर का जो मिक्सचर है वह हुआ प्लाज्मा। यह एक एग्जाम्पल है आपकी समझने के लिए। जैसे चाय के पकते टाइम चाय पत्ती उसमें तैरती रहती है, उसी प्रकार ब्लड के अंदर जो प्लाज्मा है उसमें रुधिराणु, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स भी तैरते रहते हैं। मतलब प्लाज्मा के साथ ब्लड सेल्स का भी कंपोजिशन होता है। यहाँ पे 2 चीजें माइंड में सेट करके रखनी है। ब्लड के अंदर लिक्विड एंड सॉलिड 2 फॉर्म में कंपोजिशन होता है। लिक्विड मतलब प्लाज्मा और सॉलिड फॉर्म में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स आती हैं। अब देखिए यहाँ पे प्लाज्मा में जो वाटर होता है वो होता है 90 to 92%, पानी
90 से 92%। प्रोटीन जो होते हैं वो 7 से 8% पाए जाते हैं। अदर फैक्टर्स जो होते हैं वो 1 से 2% पाए जाते हैं। इन सब से मिलकर प्लाज्मा का निर्माण होता है। प्लाज्मा थेरेपी का नाम सभी ने कोरोना में सुना होगा। अब आप यहाँ पे देखिए प्रोटीन्स जो है कौन कौन से होते हैं, एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन, फाइब्रिनोजिन, ये सभी प्रोटीन जो हैं प्लाज्मा में होते हैं। और अदर फैक्टर्स में कौन कौन से फैक्टर होते हैं, फैट हो गया, शुगर हो गया, सॉल्ट्स हो गए, यूरिया हो गया, यूरिक एसिड हो गए और हार्मोन्स वगैरह हो गए, ये सभी अदर फैक्टर्स होते हैं जो कि ब्लड के लिक्विड वाले कंपोजिशन में पाए जाते हैं। और कितने पाए जाते हैं, 1 से 2% में। अच्छा, ये प्लाज्मा जो होता है, अब प्रश्न बनता है कि ये कार्य क्या करता है। ब्लड में जो प्लाज्मा पाया जाता है इसका काम क्या है। आरबीसी, प्लेटलेट्स, डब्ल्यूबीसी, इसका तो सभी समझते हैं, सभी परिचित हैं कि ब्लड में ये पाई जाती है। लेकिन प्लाज्मा का बहुत कम ही ऐसा है कि लोगों को पता होगा कि प्लाज्मा थेरेपी भी जैसे कोरोना में थी उसको क्यों लाया गया और वो कैसे काम करती है। तो सेम उसी प्रकार ब्लड में जो ये प्लाज्मा पाया जाता है इसका काम क्या है ये समझिए। जो पचा हुआ भोजन होता है, डाइजेस्ट फूड होता है आपके शरीर में, और जो हार्मोन्स होते हैं, तो पचे हुए भोजन एवं हार्मोन का शरीर में से संवहन प्लाज्मा के द्वारा ही होता है। ये प्लाज्मा ही इसका संवहन करता है, पचे हुए भोजन एवं हार्मोन्स का शरीर में से। ठीक है, ये हुआ प्लाज्मा का कार्य। अब इसमें एक चीज और इम्पॉर्टेंट है, जैसे अभी मैंने बताया कि प्लाज्मा में जो प्रोटीन्स होते हैं, फाइब्रिनोजिन होता है, एक और होता है प्रोथ्रोम्बिन। तो ये जो प्रोटीन फाइब्रिनोजिन होता है, यदि इसे ब्लड में से इस फाइब्रिनोजिन प्रोटीन को निकाल दिया जाए तो बचा हुआ जो ब्लड होता है वो हल्का पीला रंग का दिखाई देगा। मतलब प्लाज्मा पीला रंग का ही होता है, किंतु फाइब्रिनोजिन प्रोटीन निकालने के बाद और अधिक हल्के पीले रंग का दिखाई देगा, जिसे सीरम कहते हैं। सीरम भी एक इम्पोर्टेंट प्रश्न है, पूछता है। तो सीरम जो होता है, जब ब्लड में से फाइब्रिनोजिन प्रोटीन को निकाल दिया जाता है तो उसे सीरम कहते हैं। बीमारियों की जांच करने के लिए इसी सीरम को ब्लड से निकालकर इसका उपयोग किया जाता है। चलिए अब आगे देखिए, सॉलिड वाला देखिए, टाइप ऑफ ब्लड सेल्स। इसमें 3 प्रकार की ब्लड सेल्स पाई जाती है। जो कंपोजिशन है ये ठोस वाला, इसमें एक होता है आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल्स, इसका दूसरा नाम इरिथ्रोसाइट भी है। और क्या क्या पाया जाता है इसमें, ब्लड सेल्स में कौन कौन सी ब्लड सेल्स पाई जाती है, एक तो आरबीसी हो गया, रेड ब्लड सेल्स, दूसरा हो गया व्हाइट ब्लड सेल्स, डब्ल्यूबीसी, थर्ड जो है वो प्लेटलेट्स है। अब देखिए, आरबीसी का इरिथ्रोसाइट नाम हुआ, प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट भी कहते हैं, और जो व्हाइट ब्लड सेल्स है इसे ल्यूकोसाइट भी कहा जाता है। अब इनका काम क्या है देखिए, आरबीसी जो होती हैं हेल्प्स इन ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज, है ना। इसका एक काम है आरबीसी का, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के एक्सचेंज का काम करता है आरबीसी। ब्लड सेल्स जो होती हैं आपके ब्लड में, प्लेटलेट्स जो होता है इसका काम क्या है, हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग, ब्लड के क्लॉट में इसका एक रोल है अपना खुद का, थ्रोम्बोसाइट जिसे कहते हैं। इसके बाद देखिए व्हाइट ब्लड सेल्स, ये एक डिफेंस सिस्टम प्रोवाइड करता है आपकी बॉडी के लिए, जो डब्ल्यूबीसी है, व्हाइट ब्लड सेल्स। चलिए आगे देखिए, इसमें आप सभी ने ब्लड टेस्टिंग रिपोर्ट देखी होगी, सभी ने देखा होगा, अदरवाइज यदि नहीं देखे हैं तो अब आगे देखिएगा। आप स्वयं की खुद की ब्लड रिपोर्ट जो होती है उसमें इस्नोफिल्स, वैसोफिल्स, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स, हीमोग्लोबिन, इन सब का परसेंट लिमिट लिखा रहता है जो ब्लड टेस्ट करने के बाद रिपोर्ट मिलती है उसमें। देखिएगा हीमोग्लोबिन जो होता है वो आरबीसी में पाया जाता है, रेड ब्लड सेल्स में पाया जाता है, जिसमें हीम एक डाई है। हीम, हीमोग्लोबिन का फर्स्ट वर्ड लीजिए आप, हीम। और ग्लोबिन, ग्लोबिन मैंने आपको बताया प्रोटीन, जैसे अभी हम पढ़े थे कौन कौन से प्रोटीन होते हैं। तो हीम जो है वो एक डाई है, जिसके कारण रक्त का रंग, जो ब्लड का जो कलर रेड कलर का होता है, लाल रंग का होता है, इसी हीम की वजह से। और जो ग्लोबिन है वो लौह युक्त प्रोटीन होता है, यानी कि आयरन युक्त जो प्रोटीन है वो ग्लोबिन होता है। इसलिए जब हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है तो आयरन युक्त टैबलेट या सिरप डॉक्टर मरीज को प्रेस्क्राइब करते हैं। साथ ही साथ अनार है, हरी सब्जियां हैं, पालक वगैरह अधिक से अधिक खाने को भी डॉक्टर बोलते हैं।
अब देखिए यहाँ पे हीमोग्लोबिन जो होता है वो कितना होना चाहिए। तो पुरुषों में, मेल में हीमोग्लोबिन जो है वो 14 ग्राम पर डीएल या डेसीलीटर होना चाहिए, और महिलाओं में कितना 13 ग्राम पर डेसीलीटर, इतने के आसपास हीमोग्लोबिन होना चाहिए जो जरूरी है। देखिए अब इसके आगे देखिए, जो व्हाइट ब्लड सेल्स लिखा हुआ है, लिम्फोसाइट्स जो लिखे हुए हैं, ये दो टाइप से इसे क्लासिफाई किया गया है। एक है अग्रेनुलर, दूसरा होता है ग्रेनुलस। अग्रेनुलर जो होता है इसमें लिम्फोसाइट और मोनोसाइट्स आते हैं, दो प्रकार का होता है। और जो ग्रेनुलर वाला पार्ट है ल्यूकोसाइट का, ये 3 प्रकार का होता है, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स एंड इसिनोफिल्स। तो देखिए जो लिम्फोसाइट्स होते हैं ये भी टी सेल, बी सेल, बीटा सेल्स इसी में आती है लिम्फोसाइट्स में। और टी सेल का नाम तो सभी ने सुना होगा। ये क्या काम करती हैं? टी सेल जो होती हैं आपके शरीर में पाई जाती हैं, ये बीमारियों को मारता है, एक डिफेंस सिस्टम प्रोवाइड करता है। और इसके बाद ये लिम्फोसाइट है ना, इसके बाद जब मोनोसाइट जो है वो मरे हुए कीटाणुओं को, जो बीमारियां फैलाने वाले कीटाणु हैं उनका भक्षण करता है, उनको खाने का काम करते हैं। कौन? मोनोसाइट। इसीलिए कहते हैं कि जो मोनोसाइट होते हैं कि डब्ल्यूबीसी में सबसे बड़ा इन्हीं का लार्जेस्ट होती है, इनका आकार, इनका साइज बड़ा होता है। किसका? मोनोसाइट्स का। और बाकी जो ग्रेनुलर है तो बेसोफिल हो गया, न्यूट्रोफिल्स हो गया, इस्नोफिल्स हो गया। यहाँ से ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनते, लेकिन नॉर्मली कितना परसेंट है इनका, ये थोड़ा बहुत माइंड में अपने रखना है कि बेसोफिल्स जो होता है कितना है, लिमिट इसका, न्यूट्रोफिल का कितना है और इसिनोफिल का कितना है। बेसिक जानकारी है ये। अब देखिए इसके आगे देखते हैं, यहाँ पे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स के बीच अंतर दिया हुआ है। और एग्जाम में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं वो लिस्ट मैंने यहाँ पे एक प्रिपेयर की है, वहां से अपन समझते हैं। देखिए सबसे पहले तो आप देखिए केंद्रक किसमें पाया जाता है, इसका निर्माण कहाँ होता है, इनका जीवन काल कितना है, इनका आकार कैसा होता है और इनकी संख्या कितनी है। ये यहाँ से कुछ 5-6 क्वेश्चंस जो है, इसमें से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में कहीं ना कहीं से बन ही जाता है। तो सबसे पहले देखिए आरबीसी जो होती है, रेड ब्लड सेल्स, इसमें जो केंद्रक होता है वो नहीं पाया जाता है। आप इसका स्ट्रक्चर देखेंगे जब आरबीसी का, तो इसमें केंद्रक जो है वो नहीं पाया जाता है। जो डब्ल्यूबीसी होती है इसमें केंद्रक पाया जाता है, और प्लेटलेट्स में भी केंद्रक नहीं पाया जाता है। मतलब सिर्फ डब्ल्यूबीसी में ही केंद्रक पाया जाता है, बाकी ना आरबीसी में होता ना प्लेटलेट्स में होता। अब इनका निर्माण कहाँ होता है? निर्माण इनका अस्थि मज्जा में होता है, आरबीसी का भी, डब्ल्यूबीसी का भी, प्लेटलेट्स का भी। लेकिन डब्ल्यूबीसी का अस्थि मज्जा के अलावा लिम्फ नोड, यकृत हो गया, लीवर है। अब देखिए इनका जीवन काल कितना है, मतलब कितने समय तक ये जो सेल्स हैं जीवित रहती हैं आपके ब्लड में। तो देखिए आरबीसी जो है ये 20 से 120 दिन तक जीवित रहती हैं, और जो आपकी डब्ल्यूबीसी है ये 2 4 दिन की इनकी जिंदगी है। डब्ल्यूबीसी जो है 2 से 4 दिन तक इनका जीवन काल है। और जो प्लेटलेट्स होती हैं ये 1 हफ्ते तक, 7 दिन तक इनका जीवन काल माना जाता है कि 7 दिन तक ये जीवित रहती हैं। इसके बाद क्या होता है? इसके बाद नई सेल्स बनती हैं। जब ये जीवन काल इतना है, इतने दिन बाद इनको खत्म ही हो जाना है, तो फिर नए का निर्माण होता है। अब देखिए इसके बाद क्या कह रहा है यहाँ पे, जब इनका जीवन काल इतने ही दिन का है तो इनकी जब मृत्यु हो जाती है तो कहाँ पे होती है ये भी जानना जरूरी है। मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है, लेकिन ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। तो देखिए आरबीसी जो है इसकी मृत्यु लीवर और प्लीहा, मतलब स्प्लीन में होती है। आरबीसी की लीवर और कहाँ? स्प्लीन में। इसीलिए स्प्लीन को आरबीसी का कब्र भी कहा जाता है। ये प्रश्न एग्जाम में पूछ देता है कभी कभी कि आरबीसी को, स्प्लीन को ही आरबीसी का कब्र या फिर कब्रिस्तान भी कहा जाता है। और ब्लड यही स्टोर भी रहता है, जो आपका लीवर है और स्प्लीन है, ब्लड यहाँ स्टोर भी रहता है, इसलिए इसको ब्लड बैंक भी कहते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न और है जो यहाँ पे नोट डाउन करने लायक है कि आरबीसी की संख्या को किससे मापते हैं, कैसे ज्ञात करते हैं पैरामीटर से, उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं हीमोसाइटोमीटर। आरबीसी की संख्या मापने का जो पैमाना होता है उसे कहते हैं हीमोसाइटोमीटर। अब इसकी संख्या कितनी होती है ये बाद में देखेंगे, हम डब्ल्यूबीसी का देख लेते हैं। डब्ल्यूबीसी का जीवन काल 2 से 4 दिन मैंने बताया,
और इसकी मृत्यु कहाँ होती है? तो जो WBC होती है, व्हाइट ब्लड सेल्स, इनकी मृत्यु रक्त में ही हो जाती है। इनका कार्य क्या है? ये शरीर को एक डिफेंस सिस्टम प्रोवाइड करते हैं, शरीर को रोगों से, संक्रमण से बचाते हैं। ये WBC का कार्य है। और अब प्लेटलेट्स का देखिए, 7 दिन का इनका जीवन काल होता है और इनकी जो मृत्यु होती है वो स्प्लीन में होती है, प्लीहा में, स्प्लीन में। अब आकार देखिए, आरबीसी का आकार जो होता है, जब हम माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो आरबीसी का जो आकार होता है वो गोल होता है, और जो डब्ल्यूबीसी होती है इनका आकार निश्चित नहीं होता है, अर्थात डब्ल्यूबीसी का आकार अनिश्चित होता है, कोई शेप ही नहीं होता, किसी भी तरह की हो जाएगी। और जो प्लेटलेट्स हैं ये नुकीले अंडाकार होते हैं, मतलब अंडा का जैसे आकार होता है ना वैसे, और नुकीले टाइप का मतलब होता है प्लेटलेट्स का आकार। ये माइक्रोस्कोप से जब देखते हैं तब स्ट्रक्चर इनका समझ में आता है। अब इनकी संख्या देखिए, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि इनकी संख्या आखिर कितनी होती है। तो जो आरबीसी हैं इनकी संख्या होती है 50 लाख, यानी कि 5 मिलियन। बुक्स में लिखा रहता है 5 मिलियन, 5 मिलियन कितना होता है? 50 लाख। तो आरबीसी की जो संख्या है वो 5 मिलियन है। और जो डब्ल्यूबीसी है इनकी संख्या कितनी होती है? इनकी संख्या होती है 5000 से 11000 के बीच में, मतलब इतने के बीच में यदि है तब तो इंसान ठीक ठाक है, और 5000 से 11000 मतलब 5000 से यदि नीचे हुई तो मतलब आप में WBC की संख्या कम है, इसलिए ये एक लिमिट दिया गया है कि इतने के बीच में होना चाहिए। तो देखिए ये क्या है, 5000 से 11000 प्रति माइक्रोलीटर। अब देखिए प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स की संख्या कितनी होती है? तो प्लेटलेट्स की संख्या जो होती है वो होती है 1.5 से 4.5 लाख प्रति माइक्रोलीटर, यानी कि 1.5 लाख से 4.5 लाख के बीच में होना चाहिए। अच्छा, ये डेंगू में प्लेटलेट्स कम होने लगती हैं, ये भी एग्जाम में कभी पूछ देने वाला सवाल बन सकता है कि आखिर कौन सी बीमारी है जिसमें प्लेटलेट्स कम होने लगती है। तो डेंगू है जिसमें प्लेटलेट्स का जो लिमिट दिया हुआ है 1.5 लाख से 4.5 लाख के बीच में, तो 1.5 लाख से नीचे यानी कम होने लगती है, 20-30 हजार 40 हजार, मतलब बहुत ही कम होने लगती है, प्लेटलेट्स की संख्या जो है वो शरीर में घटने लगती है। और इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न आरबीसी से है कि आरबीसी भ्रूण अवस्था में, आरबीसी का भ्रूण अवस्था में जो निर्माण होता है वो यकृत और प्लीहा में होता है। ये इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए अब इसके आगे देखते हैं हम कार्य क्या है। ये जो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स हमने पढ़ा, इनका कार्य क्या होता है। तो ऊतकों को ऑक्सीजन पहुंचाना ये एक इम्पॉर्टेंट काम है ब्लड सेल्स का। इसके अलावा पोषक तत्वों को ले जाना, जैसे कि ग्लूकोज हो गया, अमीनो अम्ल हो गए, अमीनो एसिड्स, और वसा हो गया, फैटी एसिड्स हो गए, तो ये पोषक तत्वों को ले जाने का भी कार्य करते हैं आपके शरीर में। और इसके आगे देखिए उत्सर्जित पदार्थों को बाहर करना, जैसे कि यूरिया हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, लैक्टिक अम्ल हो गया। हमने पढ़ा था आरबीसी का जो आकार था, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज, मतलब ऑक्सीजन को आपके ब्लड तक ले जाता है, बाकी जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको बाहर करने का काम करता है। इसके आगे देखिए प्रतिरक्षात्मक कार्य, ये भी है, मतलब डिफेंस सिस्टम प्रोवाइड करता है। WBC का हमने देखा ही था कि आपके बॉडी के लिए एक रक्षा का कार्य करता है, रक्षक तंत्र के जैसे कार्य करता है। अब आगे देखिए संदेश वाहक का कार्य करना, इसके अंतर्गत हार्मोन्स आदि के संदेश देना, ये भी इन ब्लड सेल्स का काम है। शरीर के पीएच को नियंत्रित करके रखना और शरीर के ताप का नियंत्रण करना, ये 2 इंपॉर्टेंट काम है। पीएच और टेम्परेचर दोनों को मेंटेन करके रखता है। ये कार्य जो है यहाँ से भी कभी कभी प्रश्न एग्जाम में बन जाते हैं। चलिए ब्लड चैप्टर जो है वो कंप्लीट हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल फॉर मोर अपडेट्स।